गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं एडवोकेट ठाकुर सीए दीपेश ठाकुर आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक लेके आप सबके सामने मैं आया हूँ। अभी जैसा कि आप लोग को पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम चल रहा है और लोगों का जो है ये एक कमिटमेंट है। तो हम ये दोनों लोग जो है हमने सोचा कि इस पर एक अवेयरनेस वीडियोज़ और लाइव सेशन किया जाए सो दैट कि जो इससे जो लोग हैं हमारे इस अवेयरनेस वीडियो के थ्रू जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने में उनको मदद मिले और टैक्स प्लानिंग में। तो बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है वो है टैक्स प्लानिंग, प्रॉपर फाइलिंग ऑफ आईटीआर। उन लोगों के लिए जो सैलरीड हैं, सैलरीड पर्सन हैं, तो उनको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए, जो बिजनेसमैन हैं उनको कौन सा आईटीआर भरना चाहिए, और ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो कि सैलरीड हैं और पेंशनर्स भी हैं, मतलब जो सैलरी भी उठा रहे हैं और पहले कभी किसी बैक हिस्ट्री में जो है उन्होंने पेंशन उठा रखा है। तो किसी भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रिटायर्ड हो गए एंड देन फिर बैंकिंग सर्विस में है तो उनका पेंशन भी आता है। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है और कैसे भरना है और किस तरह से अपने एम्प्लॉयर को और फॉर्म 16 को जो फॉर्म 16 को प्रिपेयर करवाना है अपने एम्प्लॉयर से, इन सब के बारे में जो है आपको विस्तृत रूप से जो है जानकारी दी जाएगी। और जो है मेन फोकस रहेगा आपके टैक्स प्लानिंग पे कि सपोज़ आप एक 10 लाख 15 लाख 12 लाख रुपया उठाने वाले लोग जो है 3-3 लाख हमने देखा है कि 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख टीडीएस देते हैं, जो कि अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग करें फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो ये जो है आपका मिनिमाइज होके 5 लाख के दायरे में आ सकता है और जो है आपको मिनिमम टैक्स भरने की ज़रूरत है। अब आइए, जो आज का मेरा मेन टॉपिक है वो वैसे लोगों के लिए है कि जो सैलरीड पर्सन हैं, सैलरी ले रहे हैं और सैलरी लेने से पहले वो किसी ऑर्गेनाइजेशंस में थे और वहाँ से उनको पेंशन आता है। अब ये विगत दिनों मैंने ये चीज़ देखा कि जो लोग सैलरीड पर्सन हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि हमने ऐसा बहुत सारा हम इनकम टैक्स नोटिस का जो है रिप्लाई बना रहे हैं और उसके बेसिस पे ही मैं बताता हूं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, वो रिटायर किया, रिटायर करने के बाद जो है बैंक की सर्विस ज्वाइन की। अब जब बैंक की सर्विस ज्वाइन की तो वो अपने एम्प्लॉयर्स को ये रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं एक पेंशन होल्डर भी हूँ, पर जो आपका पैन है वो पैन आपका प्रॉपरली राइटली इस चीज़ को देख रहा है कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है और आपका पेंशन कितना आ रहा है। तो पैन से रिलेटेड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका 26AS के नाम से जो रेज करता है उसमें आपकी प्रॉपर सैलरी भी होती है और आपका पेंशन भी होता है। पर जब आप अपने एम्प्लॉयर को कहते हैं कि भैया मेरा फॉर्म 16 रेज करो, तो आप वो पेंशन के डिटेल्स को देना भूल जाते हैं। और जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जब टैक्स रिटर्न भरने की बात आती है तो आप इतने बड़े ब्लंडर करते हैं कि आप जो है फॉर्म 16 के बेसिस पे अपना टैक्स सबमिट कर देते हैं। अब सपोज किसी की पेंशन 25,000 रुपये आ रही है तो 3 लाख रुपए का पेंशन आया सालाना और आप 3 लाख रुपए, हालांकि आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया तो वो 3 लाख रुपया जो है आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और लेकिन 26AS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि आपकी जो इनकम है वो सैलरी से भी है और पेंशन से भी है, लेकिन जब आप भरने जाते हैं तो ओनली सैलरी दिखा के और आप उसको सबमिट कर देते हैं। अब इनकम टैक्स के रडार पे वो लोग आ जाते हैं और जो है 139, 143 में जो है इनका इनकम टैक्स का नोटिस आता है। और ये इनकम टैक्स का जब एक बार नोटिस आता है तो जो जेन्यून है और जो जेन्यून नहीं है उसके बेसिस पे भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपसे जो है क्वेरी बेवजह मांगता है। तो बेटर है कि आप लोग जब इनकम टैक्स एम्प्लॉयर को जब आप अपनी जानकारी देते हैं तो ये हमारा हर एक से रिक्वेस्ट है जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो सैलरीड भी हैं और पेंशनर्स हैं, कि अपने एम्प्लॉयर को वो रिपोर्ट करें कि हमारी इतनी पर मंथ सैलरी आती है, तब जाके आपका फॉर्म 16 रेज होगा और 26AS और फॉर्म 16 दोनों जो है बराबर होगा। बाय द वे, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमारा सजेशन है कि वो फॉर्म 16 के बेसिस पे तो बिल्कुल ही फॉर्म जो है अपना आईटीआर ना भरें, वो फिर जो है 26AS को अपना बेसिस बनाएं और 26AS में देखें कि हाँ हमारी सैलरी कितनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है और इनकम फ्रॉम पेंशन कितना है, दोनों को क्लब करके एंड देन फिर जो है टोटल जो है आप इनकम फ्रॉम सैलरी आप वहाँ ITR 1 में रिफ्लेक्ट करें। ठीक है।
तो जो पेंशनर्स हैं और जो सैलरीड पर्सन हैं दोनों के लिए ITR 1 भरना है। और जो स्पेशल अटेंशन रखना है वो ये रखना है कि आप शुरू में ही फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही फॉर्म 16 आप अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कीजिए कि हम पेंशनर्स हैं और हमारा जो है पेंशन डिटेल्स इसमें आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 26AS के बेसिस पे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। दूसरी बात, एक और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं तो आप सबको पता है कि वो 80G के अंदर जो है वो रिबेटेबल है, रिबेट देता है इनकम टैक्स। वो भी कितना, आपके टोटल ग्रॉस इनकम का 10% ही आप चैरिटी को डोनेट कर सकते हैं। सपोज अगर 10 लाख रुपया आपका इनकम है तो उसका 10% 1 लाख रुपया बनता है। 1 लाख रुपया आप चैरिटी को 80G के तहत डोनेट कर सकते हैं और उसका रिबेट आपको प्रॉपर मिलेगा। पर एक बात ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही सेम पेंशन की तरह ही आपको फॉर्म 16 में अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि इस साल मैं 1 लाख रुपए का डोनेशन 80G के तहत मैं करने जा रहा हूँ। सो दैट जब वो फॉर्म 16 में 80G डालेगा तब आपके ITR 1 फॉर्म में वो पॉपअप जो 80G के अगेंस्ट दिखता है वो इनेबल होगा। अदरवाइज आपने ऐसा हुआ कि 80G में आपने और उसके बाद जब आप जा रहे हैं वहाँ पे उस पॉपअप में 80G का अपना बेनिफिट लेने तो वो डिसेबल है, तो उस मामले में जो है आप वहाँ लॉस में जाएंगे। तो ये जो है ओवरऑल एक जानकारी थी और मेरे साथ CA दीपेश ठाकुर हैं। अब आपको बताएंगे कि प्रॉपर इनकम टैक्स प्लानिंग कैसे करना है और प्लानिंग के बाद आप कैसे ये ह्यूज जो बर्डन ऑफ TDS है जो कि आपकी कमाई हुई राशि है और आप जो है उसको आप गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो ये इसके ऊपर एक अच्छा एक्सपोजर देंगे और मैं आशा करूँगा कि आप इनके एडवाइस को मान के और अपने सैलरी को अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बचाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक्चुअली आज का जो सेशन था इनकम टैक्स रिटर्न स्पेशल फॉर सैलरीड क्लास विथ टैक्स प्लानिंग, तो सर ने काफ़ी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि इनकम टैक्स रिटर्न जो सैलरीड क्लास के लोग हैं और जो अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से पेंशन भी पाते हैं। अभी क्या है कि वो प्रेजेंटली सैलरी इनकम भी उनको मिल रही है प्रेजेंट एम्प्लॉयर से और वो प्रीवियस एम्प्लॉयर से पेंशन इनकम भी पाते हैं। तो ये ऐसा आज का स्पेशल वीडियो मतलब जो लाइव सेशन है हम लोगों का वो इस पर इसलिए डिस्कशन किया गया कि कई सारे इनकम टैक्स की नोटिस आजकल इस चीज़ों पे आ रही है। तो वजह ये था कि कई सारे ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से जो उनकी सैलरी कटी और उसी का रिपोर्ट उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से प्रेजेंट एम्प्लॉयर से करवाया, जिसमें फॉर्म 16 के अंदर सिर्फ और सिर्फ तो वो सिर्फ उतना ही फॉर्म 16B के अंदर जो डिटेल्ड ऑफ इनकम है उसमें वो क्या किया कि पेंशन का जो अमाउंट था प्रीवियस एम्प्लॉयर से उसको दिखाया नहीं गया और इस मिसमैच की वजह से इनकम टैक्स का नोटिस जो जनरली आता है जो जनरल मतलब जो मिसमैच होता है इनकम के अंदर, तो सेक्शन 142(1) और 142(2) के अंदर जो उसका नोटिस सर्व किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये जो समस्याएं हैं यह तो एक आम समस्या है जिसको सर ने एड्रेस भी किया है। अभी स्पेशली मुझे जो आपसे आज बात करना है वो ये बात करना है कि जनरली क्या है कि 15 लाख रुपया तक, ये मेरा अपना एक जनरल प्रैक्टिस है कि यदि आपकी इनकम 15 लाख रुपए तक ग्रॉस होता है एज पर 26AS और फॉर्म 16B और A, इसके बेसिस यदि आपका ग्रॉस इनकम 15 लाख रुपए तक का है तो यदि आप थोड़ा सा सोच समझ करके और थोड़ी अच्छी टैक्स प्लानिंग करते हैं आप, तो आपका इनकम मार्जिनल टैक्स का जो लिमिट है 5 लाख रुपया, उसके आप बिलो लिमिट में आप फॉल कर सकते हैं और आपको इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा राहत मिलेगा। क्योंकि जो 2021 के लिए असेसमेंट ईयर के अंदर जो इनकम टैक्स स्लैब बनाया गया उसमें जो सबसे बड़ी एडवांटेज आपको लेना है वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास टैक्स पेयर के लिए इस बार का बजट आया था और इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर का पूरा जोर था कि जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसको हमें राहत पहुंचानी है। तो उन्होंने क्या किया कि 5 लाख रुपए तक उन्होंने क्या किया कि टैक्स स्लैब से बाहर करके रखा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग टैक्स प्लानिंग के अंदर जितने उसकी एग्जाम्पशंस लिमिट है, चाहे वह एग्जाम्पशंस के अंदर सेक्शन नंबर 10 है जो डिटेल्ड सेक्शन है, वो बहुत लंबा सेक्शन है, इनकम टैक्स का सबसे लेंदी सेक्शन है सेक्शन नंबर 10 और वो एग्जाम्पशन होता है।
इसकी समझ बहुत अच्छे तरीके से लोगों को लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल एंड पेड के बेसिस पे फॉर्म 12AA निकाल लेते हैं और उसी को रिपोर्ट कर देते हैं। कई लोग ऐसे रिटर्न करने में प्रैक्टिस अपना उनका प्रैक्टिस क्या है कि वो देखते हैं कि भाई 12AA का बेनिफिट्स हमको नहीं मिल रहा, तो सीधा सीधा वो ATG में जाकर के प्लानिंग कर लेते हैं, जबकि वह भी एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का प्रैक्टिस ये है कि आप तरीके से सेक्शन नंबर 10 13A का कैलकुलेशन करिए। अब उसमें क्या है कि अब यहाँ का जो कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, वो लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करने के डर से सीधा 26AS और फॉर्म 16B इसी के बेसिस पे जाकर के वो सारा डिटेल ले लेते हैं और 10 मिनट में कहते हैं कि भाई ITR 1 भरना तो बड़ा आसान है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है ना, आपका सिर्फ नोटिस आने की संभावनाएं 95% केस में आपकी बढ़ जाती है, साथ ही साथ आपको एक बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है। अब बताइए, आपकी जो 20 और 21 के असेसमेंट ईयर के अंदर जो अभी टैक्स स्लैब को रीडिफाइन किया गया, बनाया गया और मार्जिनल बेनिफिट देना सरकार चाह रही है यहाँ पे जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसको, तो यदि आपने थोड़ा भी टैक्स प्लानिंग को ध्यान में नहीं रखा, आपने एग्जेम्पशंस की लिमिट को आपने रिकैलकुलेट नहीं किया, मतलब आउट ऑफ द फॉर्म 16B और 26AS, तो क्या होगा कि आपको एक बड़ा सा अमाउंट आपको टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा जो आपको देना नहीं था। तो इन सारी चीज़ों पे हमें बात करना है कि मतलब टैक्स, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि 15 लाख रुपए का ग्रॉस इनकम है। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मैं दावा कर सकता हूँ कि 15 लाख रुपए तक का यदि ग्रॉस इनकम है आपका इस असेसमेंट ईयर 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, जितनी सारी बेनिफिट्स अभी दिया गया है, मैं उतनी सारी डिस्कस अभी मैं लाइव सेशन में नहीं कर सकता। आप ऑफिस में आकर के बात कर सकते हैं हमसे, अपॉइंटमेंट लीजिए, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि आपकी ग्रॉस इनकम 15 लाख रुपए तक की है फाइनेंशियल ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 20-21 के अंदर, तो आपका जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वह आपका विद इन मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट, मतलब बिलो 5 लाख रुपए आ जाएगी और आप अपने टैक्स देने की जो लायबिलिटी है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। मतलब ये टैक्स प्लानिंग है, दिस इज नॉट अ टैक्स अवॉइडेंस, या कोई आपका टैक्स का हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, ये टैक्स इवेजन नहीं है, दिस इज अ टैक्स प्लानिंग। एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई टैक्स चोरी हो गया, नहीं, आप 15 लाख रुपए की इनकम को प्लान करके मार्जिनल टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं, जबकि 90% लोगों का प्रैक्टिस क्या है, रफली प्रैक्टिस करते हैं। एक तो उनका टैक्स उल्टे से मतलब टैक्स भी देना पड़ रहा है, इवन कितना क्या होता है कि रिटर्न डालने के बाद ITR सबमिट भी कर दिए, प्रोसेस भी हो गया, रिफंड भी स्प्लिट हो गया, इन स्पाइट ऑफ दिस फिर भी आपको नोटिस सर्व किया जाता है 141 के अंदर, 142 के अंदर। कई बार तो हमें ऐसा दिखा कि कितने सारे मेरे सोसाइटी के क्लाइंट थे, ट्रस्ट के क्लाइंट थे, जो NGO थे यहाँ पे एलिजिबल NGO, उनका क्या हुआ कि गवर्नमेंट से अपना काम कर रहे थे वो लोग और उनकी TDS कटती थी सरकार से, लेकिन अब उसके वजह से क्या हुआ कि 141 142 का नोटिस आपने अवॉइड किया, तो आपको सबसे खतरनाक सेक्शन 245 जो स्क्रूटनी का सेक्शन होता है, जिसके अंदर आपका रेक्टिफिकेशन राइट असेसमेंट ऑफिसर के पास फिजिकल अपीयरेंस आपको देना पड़ेगा, ई असेसमेंट के थ्रू काम नहीं होता, तो स्क्रूटनी में आपके केस डाले जाएंगे। इससे क्या होगा कि न तो सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट का बर्डन आएगा, आपको स्क्रूटनी का बर्डन आएगा, और इसके बाद से आप कितना भी रिटर्न डालिएगा आने वाले टाइम में प्रोस्पेक्ट ईयर के अंदर, तो उसका क्या होगा कि आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं एक चीज़ जो हम दोनों ने देखा है, जिसमें अभी 2018-19 का एक केस है। जेंटलमैन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, बहुत पहले रिटायर्ड हुए, उसके बाद बैंक के एम्प्लॉय हो गए, और उसके बाद उन्होंने, जैसा कि हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि उन्हीं के केस में, और उनको ही बेसिस बना के ये हमने अवेयरनेस वीडियो बनाया है, सो दैट कि वैसे फिर विक्टिमाइज लोग ना हो। ठीक है, हमारा मेन पर्पस है कि उनको बेसिस बना के और बाकी जो लोग उस तरह के काम कर रहे हैं उनको जो अवेयर करें, एजेंट इट। तो इसमें वो जो है रिटायर होके बैंक में है। 2018-19 का जब उन्होंने ITR भरा, किसी या तो खुद भरे होंगे या फिर किसी से भरवाया होगा जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है ITR की, तो वो जेंटलमैन जो भर रहे थे उनका ITR, वो उन्होंने सिर्फ फॉर्म 16 उठाया, और फॉर्म 16 में भी सारा सेक्शंस होता है, उसको जो है सीधा सिंपली कट एंड पेस्ट इनके ITR 1 में 2018-19 में कर दिया, और जो भी एक ब्लंट टाइप जो रिबेट लेना होता है वो रिबेट उन्होंने उठाया, और 18-19 के बाद 18-19 खत्म, 19-20 खत्म, अभी 20-21 की बात है, और 20-21 में जो है उनका इनकम टैक्स नोटिस आया 18-19 का।
जिसमें कहा गया है कि योर फिगर this thing mentioned in form 16 and the data which are reflected in 26 AS are mismatched. ठीक है, अब उसका मतलब सिंपल मीनिंग यही है कि भैया पेंशन की जो सैलरी है आपने फॉर्म 16 में नहीं उठाया, अब ये परेशान। ठीक है, एक रिप्लाई सबमिट करने के बाद दूसरी रिप्लाई, ये हुआ कि हमने रिप्लाई तो बनाया ही बनाया, इनका जो है रिवाइज रिटर्न भरना पड़ा, कॉम्प्यूटेशन बनाना पड़ा, एक्स्ट्रा टैक्स एंड एक्स्ट्रा टैक्स 6,302 रुपये का देना पड़ा, फिर भी मैटर अभी रिजॉल्व नहीं है। पता नहीं इनकम टैक्स इसके बाद और क्या मांगेगा। और मज़े की बात तो ये है कि ATC में जब उन्होंने 1.5 लाख रुपया लिया तो उनका जेन्यून है ATC में 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा 170 है। लेकिन अब इनकम टैक्स को डाउट आ गया कि क्या पता ये 1.5 लाख रुपया भर भी रहा है या सीधा डिडक्शन ले रहा है, और उसका जो है वो ब्रेकडाउन मांग दिया। तो कहने का मतलब कि जो जेन्यून है उसके ऊपर भी डाउट करेगा, तो क्यों ना हम एक प्रॉपर प्लानिंग से काम करें, सो दैट कि जो है हमारा काम तो वही होना है, पर अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से करें, किसी से एडवाइस लेके करें, तो ये सब जो बॉदरेंस है और ये पैनिक जो है आपको नहीं उठाना पड़ेगा। तो यही हमारा लाइव सेशन था। और फॉर द फर्दर क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द मोबाइल नंबर। जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ राइट डाउन द मोबाइल नंबर 8850058197 is the number of me. You can contact me on this number 8850058197। और दीपेश जी अपना नंबर और मेरा तो B2L पे साइट पे जाइएगा, वहाँ पे B2L वाले पेज पे आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप हम दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो है प्रॉपर एडवाइस होगा। तब तक के लिए गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग, जय हिंद।